नमस्कार दोस्तों, आज मैं बता रहा हूँ विष्णु तिवारी जी जो अपने यूपी ललितपुर के हैं। उनका केस है बहुत 20 साल तक वो जेल में रहे बेगुनाह। तो और उनके जो जेल में रहे तो उनको केस को लड़ते लड़ते परिवार के 5 या 7 जने ख़त्म हो गए और उनका पूरा परिवार की दुर्दशा हो गई। बेगुनाह को 20 साल की सज़ा दी गई। कहाँ का न्याय है? तो इसकी मार्मिक और दुखपूर्ण और बहुत ही अत्याचार की कहानी है। आप ये छोड़िए, ऑडियो और वीडियो के रूप में विस्तार से देखिए आप। वो भी मुकदमा लड़ा तो वो भी वकीलों वहाँ पैसा खा गए। हमारे पिताजी बीच में ही चल बसे। 1 साल पीछे हमारी माँ खत्म हो गई, अटैक पड़ गया। उसके बाद 15 में एक भाई हमारा अटैक से सीने में अटैक हुआ, वो भी खत्म हो गया। फिर 17 में एक भाई और खत्म होगा। मतलब हमारे 4 हमारे घर में मौतें हो चुकी। विष्णु तिवारी केस, 20 साल के लिए जेल में एक निर्दोष और मासूम आदमी की कहानी। इस वीडियो में कहानी विष्णु तिवारी नाम के शख्स की है। तो ये विष्णु तिवारी कौन था, इसके साथ क्या हुआ था और आखिर लोग 20 साल बलात्कार की सजा काटने वाले एक व्यक्ति के प्रति अचानक से क्यों सहानुभूति जताने लगे, सब कुछ सिलसिलेवार तरीके से समझने के लिए वीडियो को बड़े ध्यान से आखिर तक देखिए। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही क्राइम की दुनिया से जुड़ी सच्ची कहानियों के लिए बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए। चलिए बातों को और बिना घुमाए हम सीधे इस कहानी पर आते हैं। इस सच्ची कहानी के मुख्य किरदार विष्णु तिवारी का जन्म 1977 के आसपास उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले के मेहरौनी कोतवाली के अंतर्गत आने वाले सिलावन गांव में हुआ था। विष्णु तिवारी के पिता का नाम रामेश्वर प्रसाद तिवारी था। ये परिवार बहुत अमीर तो नहीं था मगर काफी मेहनती था और अपनी मेहनत के बल पर ठीक ठाक जिंदगी जी रहा था। परिवार में विष्णु तिवारी और माता पिता के अलावा 3 और छोटे भाई थे। विष्णु तिवारी का पढ़ाई में बहुत ज्यादा मन नहीं लगता है और वह बहुत कम उम्र में ही पढ़ाई लिखाई छोड़कर परिवार तथा खेती के कामों में हाथ बटाने लगता है। विष्णु तिवारी के पास कुछ अपनी जमीन थी जिस पर वह खेती किया करते थे। साथ ही कुछ जमीन परिवार वालों ने ठेके पर ले रखी थी जिस पर पिता और तीनों भाई मिलकर खेती किया करते थे। इसके अलावा इन लोगों के पास 10 भैंसें थीं जिसका दूध निकालकर ये लोग बेचा करते थे। इसके अलावा विष्णु तिवारी बनारसी साड़ी का भी कुशल कारीगर था। खेती बाड़ी से समय मिलने पर ये साड़ी बुनाई का काम भी करता था। कुल मिलाकर ये पूरा परिवार अपनी मेहनत से ठीक ठाक जिंदगी गुजार रहा था। परिवार में सब कुछ ठीक ही चल रहा था, लेकिन ये सब कुछ ठीक बस तभी तक रहता है जब तक इस परिवार का एक बेटा बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार नहीं हो जाता है। बलात्कार के आरोप में बेटे की गिरफ्तारी के बाद आगे जो कुछ भी होता है उससे पूरे परिवार की जिंदगी बदल जाती है, या कहें कि तबाह हो बर्बाद हो जाती है। साल 2000 के सितंबर महीने में इसी गांव की रहने वाली एक महिला पास के हरौनी पुलिस स्टेशन में जाकर शिकायत करती है कि विष्णु तिवारी नाम के व्यक्ति ने उसके साथ बहुत ज्यादा मारपीट की है, साथ ही उसने जाति सूचक गालियां दी हैं। इसके अलावा वो महिला कहती है कि विष्णु तिवारी ने मेरा बलात्कार किया है और धमकी दी है कि अगर किसी से इस घटना के बारे में बताया तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। आरोप काफी गंभीर थे, इसलिए पुलिस तुरंत मामला दर्ज कर लेती है। विष्णु तिवारी पर बलात्कार, धमकी देने, जाति सूचक गालियां देने जैसी गंभीर धाराओं के अंतर्गत SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया जाता है। आनन फानन में ही मुख्य आरोपी विष्णु तिवारी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तारी के समय विष्णु तिवारी की उम्र 23 साल थी। हर आरोपी की तरह विष्णु तिवारी भी सभी आरोपों से इनकार करता है, मगर पुलिस विष्णु की एक भी बात नहीं सुनती है और उसे गिरफ्तार करके स्थानीय अदालत में पेश किया जाता है। जज साहब पूरे मामले को सुनते हैं और मामले की गंभीरता को देखते हुए बलात्कार के आरोपी विष्णु तिवारी को ललितपुर डिस्ट्रिक्ट जेल भेज दिया जाता है। इधर पुलिस और जांच में लग जाती है। कुछ महीनों तक अपनी तफ्तीश पूरी करने के बाद पुलिस फाइनल चार्जशीट कोर्ट में फाइल करती है जिसमें विष्णु तिवारी को मुख्य आरोपी बनाया जाता है। इधर मामले की सुनवाई चलती रहती है और फाइनली साल 2003 के फरवरी महीने में ट्रायल कोर्ट विष्णु तिवारी के खिलाफ बलात्कार के आरोप को सही पाते हुए उसे दोषी करार दे देता है। दोषी करार होने के बाद 24 फरवरी 2003 को विष्णु तिवारी को बलात्कार का दोषी पाते हुए 10 साल की सजा दे दी जाती है। इसके अलावा विष्णु तिवारी को SC/ST एक्ट के तहत दर्ज मामलों में उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। सजा मिलते ही विष्णु तिवारी को ललितपुर डिस्ट्रिक्ट जेल से निकालकर आगरा सेंट्रल जेल भेज दिया जाता है। इस जेल में विष्णु तिवारी बतौर रसोइया काम करने लगता है।
इधर विष्णु को जैसे ही बलात्कार का दोषी पाया जाता है, विष्णु के परिवार को समाज से लगभग अलग कर दिया जाता है। विष्णु के पिता को समाज में एक बलात्कारी का पिता कहकर बुलाया जाने लगता है। पूरे परिवार पर बलात्कारी का कलंक लग जाता है। लोअर कोर्ट से सजा मिलने के बाद इनके पास हाई कोर्ट में फैसले के खिलाफ अपील करने का विकल्प बचा हुआ था, मगर विष्णु तिवारी के परिवार वाले चाहकर भी बहुत कुछ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि विष्णु के बलात्कार के आरोप में जेल जाने के बाद से उन लोगों का काम धंधा भी लगभग चौपट हो गया था। इस कारण उन लोगों की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं रह गई थी। उनके पास इतना पैसा नहीं था कि बड़े वकील को हायर कर सके और हाई कोर्ट में लोअर कोर्ट के फैसले को चुनौती दे सके। इन लोगों की जो भी सेविंग्स थी वह गिरफ्तारी के बाद के पहले 3 साल में ही लगभग खत्म हो गए थे। इसके अलावा लोअर कोर्ट में चली कानूनी लड़ाई के दौरान ही वकीलों की फीस देने के लिए विष्णु तिवारी ने अपनी जमीन भी बेच दी थी। अगले 2 साल तक विष्णु तिवारी जेल में सजा काटता है, लेकिन 2015 में जब परिवार वाले कुछ पैसों का इंतजाम कर लेते हैं तो हिम्मत जुटाकर इस फैसले के खिलाफ विष्णु तिवारी इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपील करता है। फैसले के खिलाफ अपील करने के बाद 1 साल, 2 साल, 4 साल होते हुए 10 साल से ज्यादा गुजर जाते हैं, मगर केस की सुनवाई का नंबर आता ही नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जहां आम कैदियों को महीने में या फिर तय नियम के अनुसार परिवार वालों से मिलने की अनुमति होती है, मगर विष्णु तिवारी चाहकर भी परिवार वालों से नहीं मिल पाता था। विष्णु तिवारी के पिता रामेश्वर प्रसाद तिवारी अक्सर जेल में अपने बेटे से मिलने जाया करते थे, मगर महीनों महीनों गुजर जाते थे, लेकिन उन्हें नहीं मिलने दिया जाता था। इसके बावजूद विष्णु तिवारी के पिता अक्सर मिलने की कोशिश करते रहते थे और मौका मिलने पर अमूमन वही मिलने आते थे। अब साल आ चुका था 2014। विष्णु तिवारी को जेल की सजा काटते हुए 14 साल हो गए थे। परिवार वालों को उम्मीद थी कि शायद वो अब बाहर आ जाएगा, मगर ना तो विष्णु तिवारी को पेरोल मिलती थी और ना ही बेल दी जाती थी। विष्णु तिवारी के लगातार जेल में रहने से पिता रामेश्वर प्रसाद तिवारी पर काफी बुरा असर पड़ता है और वह कई बीमारियों से घिर जाते हैं। इसी बीच उन्हें एक दिन लकवा मार देता है। परिवार के पास इलाज कराने तक के पैसे अब नहीं रह गए थे। कुछ दिनों तक तो रामेश्वर प्रसाद हालात से लड़ते हैं, मगर 2014 में ही उनका देहांत हो जाता है। विष्णु तिवारी अब तक इस बात से अनजान था और अगले कई महीनों तक वह अपने पिता की मृत्यु की खबर से अनजान ही रहता है। अब तक विष्णु तिवारी के पिता जिंदा थे। महीने तो महीने में बेटे से मिलने चले ही आते थे, मगर इस बार कई महीने बीत गए थे और विष्णु तिवारी से मिलने कोई नहीं आया था। जब कई महीनों तक पिता मिलने नहीं आते हैं तो जेल के अंदर विष्णु तिवारी अनहोनी की आशंकाओं में घिर जाता है। इस तरह इंतजार में 6 महीने बीत जाते हैं। तभी एक दिन विष्णु तिवारी को जेल में एक पत्र मिलता है। ये पत्र गांव के किसी परिचित ने उसे भेजा था। दरअसल ये बताने के लिए भेजा गया था कि 6 महीने पहले पिता की मृत्यु हो गई है। पिता की मृत्यु की खबर मिलने के बाद विष्णु पेरोल की मांग करता है, लेकिन उसकी ये मांग ठुकरा दी जाती है और वह जेल में ही कैद रहता है। साल गुजरते और बदलते रहते हैं, मगर विष्णु को जेल से रिहाई नहीं मिलती है। बाहरी दुनिया में बहुत कुछ काफी तेजी से बदल रहा था, लेकिन विष्णु तिवारी उन सभी बदलावों से बेखबर था, क्योंकि जेल में किसी को उससे मिलने ही नहीं दिया जाता था। काफी कोशिशों के बावजूद 2018 में परिवार के एक सदस्य को विष्णु तिवारी से मिलने की इजाजत मिल जाती है। अरसे बाद कोई विष्णु तिवारी से मिलने आया था। ये उसका छोटा भाई महादेव था। कोई मिलने आया है ये जानकर तो विष्णु तिवारी काफी खुश होता है, मगर भाई से मिलने के बाद उस पर दुखों का पहाड़ टूट जाता है। भाई बताता है कि 2014 में पिताजी की मृत्यु के लगभग 1 साल बाद ही मां का देहांत हो गया है। इसके अलावा मां की मृत्यु के बाद हार्ट अटैक से 2 भाई की भी मौत हो गई है। इतना कुछ सुनने के बाद विष्णु तड़प कर रह जाता है, मगर वह कुछ नहीं कर पाता है। वो बस खुद को कोसता रह जाता है कि आखिर उसने कैसा गुनाह कर दिया कि ना तो माता पिता को कंधा दे सका और ना ही भाइयों की अर्थी को सहारा दे पाया। अब तक विष्णु को जेल में गए हुए 19 साल से अधिक का वक्त गुजर चुका था। विष्णु ने 2005 में ही निचली अदालत के फैसले के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपील की थी। अब साल 2019 आ चुका था, मगर अब तक विष्णु की वो अपील वाली फाइल हाई कोर्ट के किसी कबाड़ खाने में धूल फांक रही थी, बल्कि अब तक तो उस फाइल पर 2-4 इंच मोटी धूल भी जमा हो चुकी थी। बीतते समय के साथ विष्णु भी अपनी रिहाई की उम्मीद को छोड़ चुका था, लेकिन 2020 में कुछ ऐसा होता है जो किसी चमत्कार से कम नहीं था। जेल प्रशासन के एक अधिकारी की नजर विष्णु पर पड़ती है।
वह विष्णु के व्यवहार से काफी प्रभावित होते हैं और उसके बारे में जानकारियां इकट्ठी करते हैं। तो पता चलता है कि विष्णु तिवारी पिछले 20 साल से बलात्कार की सजा काट रहा है। उसे उम्र कैद की सजा मिली हुई है। अब तक ना तो उसे बेल मिली है और ना ही एक बार भी उसे पेरोल पर बाहर जाने दिया गया है। अब वह अधिकारी विष्णु तिवारी की फाइल को मंगवाते हैं तो पता चलता है कि विष्णु तिवारी ने 2005 में निचली अदालत के फैसले के खिलाफ अपील की थी, मगर अब तक उसकी एक सुनवाई तक भी नहीं हुई है। अधिकारी को यह भी पता चलता है कि आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा दयनीय होने की वजह से वह दोबारा अपील भी नहीं कर पाया है। उसके पास वकील की फीस देने तक के पैसे नहीं बचे थे। इन सब के अलावा जेल अधिकारी जब इस केस से जुड़े पुरानी फाइल्स निकाल पाते हैं तो उसमें उन्हें कई सारी खामियां नजर आती हैं। इसी के बाद आगरा सेंट्रल जेल अथॉरिटी स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी से संपर्क करता है और उसे विष्णु तिवारी के केस के बारे में विस्तार से बताता है। पूरे मामले को जानने के बाद अब इस मामले में स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी दखल देती है और कबाड़ खाने से विष्णु तिवारी की पुरानी फाइल्स निकाली जाती हैं और फाइनली 2020 में निचली अदालत के खिलाफ दायर अपील की पहली सुनवाई इलाहाबाद हाई कोर्ट में होती है। इस सुनवाई के बाद आगे भी कई दिन तक ये मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट में चलता है। पूरी सुनवाई के दौरान कई सारी खामियां नजर आती हैं। सबसे पहले तो कोर्ट ये नोटिस करता है कि साल 2000 में जिस तारीख को महिला ने थाने में जाकर शिकायत की थी, एफआईआर उस डेट को दर्ज नहीं हुई थी, बल्कि 3 दिनों बाद एफआईआर दर्ज किया गया था। शुरू से यही कहा जाता रहा कि शिकायत महिला ने खुद ही दर्ज करवाई है, मगर हाई कोर्ट में चली सुनवाई के दौरान यह भी पता चलता है कि एफआईआर महिला ने नहीं बल्कि उसके पति और उसके ससुर ने दर्ज करवाई थी। हाई कोर्ट यह भी नोटिस करता है कि निचली अदालत में पुलिस द्वारा ना तो एक भी सबूत पेश किया गया था और ना ही एक भी गवाह थे, बल्कि केवल पुलिस की चार्जशीट और एफआईआर को आधार मानते हुए निचली अदालत ने विष्णु तिवारी को एफआईआर में दर्ज की गई सभी धाराओं के तहत दोषी मानते हुए सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुना दी थी। महिला ने आरोप लगाया था कि उसके साथ विष्णु तिवारी ने मारपीट की है और उसका बलात्कार किया है, जबकि उस समय के मेडिकल रिपोर्ट की जांच करने पर पाया गया कि मेडिकल रिपोर्ट में भी साफ साफ लिखा गया था कि जांच से बलात्कार की पुष्टि नहीं होती है। ना तो महिला के प्राइवेट पार्ट पर किसी तरह की चोट के निशान थे और ना ही महिला के शरीर पर किसी तरह के चोट के निशान थे। इन सब के बावजूद निचली अदालत ने सभी फैक्ट्स और तथ्यों को नजरअंदाज करते हुए महज पुलिस एफआईआर और चार्जशीट को आधार बनाते हुए विष्णु तिवारी को बलात्कार के जुर्म की 10 साल सजा तथा SC/ST एक्ट के तहत दर्ज मामलों में सश्रम आजीवन कारावास की कड़ी सजा सुना दी। इन सभी तथ्यों को देखने के बाद तथा अपनी ओर से कुछ और जांच करवाने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिसेस डॉक्टर कौशल जयेंद्र ठाकुर तथा जस्टिस गौतम चौधरी पाते हैं कि विष्णु तिवारी पर लगाए गए आरोप पूरी तरह बेबुनियाद और फर्जी हैं। विष्णु तिवारी को उस जुर्म की सजा मिली जो उन्होंने किया ही नहीं था। 19 साल 3 महीने और 3 दिन तक विष्णु तिवारी उस जुर्म की सजा काटते रहे जो उन्होंने कभी किया ही नहीं। पूरी सुनवाई के बाद तत्काल इलाहाबाद हाईकोर्ट विष्णु तिवारी को बाइज्जत बरी करने का हुक्म देता है। कागजी कार्यवाही पूरी करने के बाद फाइनली 2 मार्च 2021 को विष्णु तिवारी को आगरा सेंट्रल जेल से रिहा कर दिया जाता है। 2 मार्च 2021 की शाम विष्णु तिवारी जेल से जब बाहर आए तो उनके पास एक छोटा सा बैग था, जबकि दूसरे हाथ में उन्होंने झोला पकड़ रखा था जिसमें उनके कुछ जरूरी सामान और कुछ कपड़े थे। इसके अलावा विष्णु तिवारी के पास वह 600 रुपया भी था जो उन्होंने पिछले 20 साल जेल में बतौर रसोइया काम करते हुए कमाए थे। 20 साल में विष्णु ने कुल 600 रुपए जमा पूंजी पाई। अगर बात करें कि उन्होंने क्या खोया तो इसकी लिस्ट बहुत लंबी है और इसकी कीमत शायद किसी भी सूरत में पूरी नहीं हो सकती है। सबसे बढ़कर विष्णु तिवारी ने अपनी जिंदगी के वो बेशकीमती 20 साल गंवा दिए जिसकी कभी भी कोई भरपाई नहीं हो सकती है। जब विष्णु तिवारी जेल गए थे तो उस समय उनकी उम्र 23 साल थी और जब वह जेल से बाहर आए तो वह 43 साल के थे। जेल जाने से पहले इनका हंसता खेलता परिवार था। घर में माता पिता और 3 भाई थे, मगर 20 साल में विष्णु ने अपने माता पिता और 2 भाइयों को खो दिया। ना तो माता पिता की अर्थी को कंधा दे सके और ना ही भाइयों को। जेल जाने से पहले इनके पास कई सारी गायें थीं, भैंस थीं और ये खेती बाड़ी भी करते थे, मगर जेल जाने के बाद सब कुछ लुट गया, बर्बाद हो गया। लगभग सारी जमीन कानूनी खर्चा उठाने में बिक गई। एक सवाल शायद आपके मन में अभी भी घूम रहा होगा कि आखिर वो क्या वजह थी कि विष्णु तिवारी पर फर्जी एफआईआर करवाए गए और उन्हें जबरदस्ती जेल भेजा गया।
दरअसल पूरा मामला कुछ जमीनी विवाद और जानवरों को बांधने को लेकर हुई मामूली कहासुनी से जुड़ी थी। विष्णु तिवारी के परिवार वालों से तथा जिस महिला के परिवार वालों ने एफआईआर दर्ज करवाई थी, उनके बीच किसी जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। इसके अलावा जानवरों को खेत में बांधने को लेकर भी कई बार विवाद हुआ था। ऐसा ही झगड़ा साल 2000 के नवंबर महीने में भी होता है। इसी झगड़े के बाद वो महिला थाने में जाकर फर्जी शिकायत दर्ज करवाती है। पहले तो महिला की शिकायत पर एफआईआर दर्ज नहीं होता है, लेकिन उस महिला का पति और ससुर कुछ स्थानीय नेता टाइप लोगों को लेकर थाने में चला जाता है और फिर राजनीतिक दबाव में एफआईआर दर्ज कर ली जाती है और मनगढ़ंत धाराएं भी लगा दी जाती हैं ताकि आरोपी को लंबे समय तक जेल में रखा जा सके। इलाहाबाद हाईकोर्ट सुनवाई के दौरान इसी जमीनी विवाद और जानवरों को बांधने को लेकर होने वाले झगड़े को फर्जी एफआईआर का मोटिव मानते हुए विष्णु तिवारी को बाइज्जत बरी कर देता है। हाईकोर्ट की सुनवाई के दौरान जो सबसे इंपॉर्टेंट बात निकलकर सामने आई वो ये थी कि इस पूरे मामले में SC/ST एक्ट का दुरुपयोग हुआ है। दरअसल शिकायत करने वाली महिला का परिवार दलित था, जबकि विष्णु तिवारी का परिवार ब्राह्मण था। इसलिए दर्ज एफआईआर में जानबूझकर SC/ST की धाराएं लगवाते हुए आपसी जमीनी विवाद को दूसरा रंग दे दिया गया। इस फैसले के बाद कहा गया कि आखिरकार सच्चाई की जीत हुई। 20 साल बाद ही सही विष्णु को जेल से आजादी तो मिल गई। इसे अगर आप सच्चाई की जीत कहेंगे तो फिर सजा क्या है? हकीकत तो यह है कि इस पूरे मामले में सत्य परेशान भी हुआ और पराजित भी हुआ। हाँ, जीत इस आधार पर कह सकते हैं कि परिवार पर जो बलात्कारी होने का कलंक लगा था वह धुल गया। जेल से बाहर आने के बाद विष्णु तिवारी ने भी एक इंटरव्यू में कहा था कि जेल में मुझे कई बार ख्याल आया कि मैं आत्महत्या कर लूं, मगर मैं हमेशा यही सोचकर खुद को जिंदा रखता रहा कि अगर मर गया तो सच्चाई वापस नहीं होगी और मैं मरने के बाद भी एक बलात्कारी के तौर पर पहचाना जाता रहूंगा। अब मुझे कम से कम इस बात का संतोष है कि मैं बलात्कारी नहीं हूं। मैंने दुनिया के सामने और समाज के सामने अपनी बेगुनाही साबित कर दी है। जब इलाहाबाद हाईकोर्ट से विष्णु तिवारी को बाइज्जत बरी कर दिया गया तो ये मांग बड़े स्तर पर की जाने लगी कि सरकार को विष्णु तिवारी को मुआवजा देना चाहिए ताकि जो कीमती समय उन्होंने बेगुनाह होते हुए भी जेल की सलाखों के पीछे गुजार दिया उसकी भरपाई हो सके। इस संबंध में कुछ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर करते हुए कहा था कि ऐसा नियम बनाया जाए जिसके तहत लंबे समय तक बेगुनाह होते हुए भी जेल में सजा काटने वाले लोगों को बेगुनाह साबित होने पर मुआवजा दिया जा सके। हालांकि 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए इस याचिका को खारिज कर दिया कि यह सरकार का मामला है, केंद्र और राज्य सरकार खुद ही इस पर अपने नियम बनाए। चलिए हाल ही में विष्णु तिवारी के साथ घटित हुई एक और ट्रेजेडी के बारे में आपको बता देते हैं। अपनी जिंदगी के गोल्डन ईयर्स जेल की सलाखों के पीछे काटने के बाद जब 2021 में विष्णु तिवारी जेल से बाहर आए तो वो नए सिरे से अपनी जिंदगी की शुरुआत करने की कोशिश में, क्योंकि महज 23 साल की उम्र में वह जेल चले गए थे, इसलिए उन्होंने अब तक शादी नहीं की थी। जेल से बाहर आने के बाद वह बिल्कुल अकेले हो गए थे, इसलिए उन्होंने शादी करने का फैसला किया। इसी सिलसिले में एक रिश्ता उनके पास आया। रिश्ता पसंद आने के बाद सभी बातें तय हो गईं और 22 जुलाई 2022 को हिंदू धर्म के रीति रिवाज के अनुसार विष्णु तिवारी ने एक मंदिर में जाकर शादी कर ली, मगर उनकी शादीशुदा जिंदगी बस पाती उससे पहले ही उजड़ गई। दरअसल शादी के अगले ही दिन विष्णु तिवारी की दुल्हन और दुल्हन की कथित मां घर में रखे थोड़े बहुत पैसे, कीमती सामान और कई चीजें लेकर रफू चक्कर हो गए। बाद में खुलासा हुआ कि वह एक लुटेरी दुल्हन थी जो ऐसे ही लोगों से शादी करती थी और फिर उन्हें लूट कर भाग जाती है। इन सब दुख के बीच फिलहाल विष्णु तिवारी हालात से लड़ते हुए अपनी जिंदगी को पटरी पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, विष्णु तिवारी की पूरी कहानी जानने के बाद आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस बारे में जान सकें और सतर्क हो जाएं। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए ताकि हमारे सभी लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। क्राइम की दुनिया से जुड़ी ऐसी ही हैरत अंगेज सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल की दूसरी वीडियो जरूर देखें और हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।